ऑल ऑफ यू, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरा नाम शिप्रा झा है और आज के इस कार्यक्रम का संचालन मैं करने वाली हूं। गौरवशाली इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत की नगरी पाटलिपुत्र से आधुनिक पटना तक का सफर तय करने वाली इस महान धरती पर आप सभी का स्वागत है। ये मंच है डाई आर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स न्यूज 18 बिहार झारखंड यंग अचीवर्स, को प्रेजेंटेड बाय ओकार्ट, पावर्ड बाय Reliance Industries Limited, co-powered by Harilal's Associate Partner Life Insurance Corporation of India। आप सभी सहयोगियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि आप सभी के सहयोग के साथ ये कार्यक्रम हम आज सफल कर पाए हैं। और आज इस मंच पर हम करेंगे बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर में बढ़ते बिहार की बात। बिहार में जिस तरीके से बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहां आ रहे हैं, इन पर हम बातचीत करेंगे बिहार के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ। बतौर चीफ गेस्ट आज हमारे बीच बिहार के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं। अलग अलग सेशंस में व्यापार जगत के दिग्गज बातचीत करेंगे और अपने सुझाव आपके साथ साझा करेंगे। इस महामंच पर सम्मानित किए जाएंगे बिहार के वो यूथ आइकन्स जो अपने विजन, मिशन, पैशन और अचीवमेंट के साथ ही कंट्रीब्यूशन से बिहार को बिजनेस सेक्टर में नई बुलंदियों की तरफ ले जा रहे हैं। अब मैं न्यूज 18 बिहार के एडिटर ब्रजमोहन जी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और वेलकम स्पीच से यहां पर मेहमानों का स्वागत करें। नमस्कार। यंग अचीवर्स अवार्ड है तो बात जाहिर है राजनीति की नहीं होगी, आज युवाओं की बात होगी, युवा शक्ति की बात होगी। बिहार में आपको बताएं कि बिहार में जो सबसे ज्यादा आबादी है युवाओं की है, उस वर्ग की है जो अपने सपने को पूरा करने की कुव्वत रखती है, उसके पास कल्पना शक्ति है, जोश है और जज्बा है। इस मामले में बिहार सबसे युवा राज्य है। हम आपको बता दें कि यहाँ की जो आबादी है उसका 57%, 57% जो आबादी है वो 25 वर्ष से कम की युवाओं की है। तो आप समझ सकते हैं कि युवा कितनी बड़ी शक्ति है। ये एक ऐसा आयु वर्ग होता है जिसमें ऊर्जा असीम होती है, इसलिए जहां ऊर्जा असीम होती है तो वहां संभावना भी काफी होती है। और ये ऐसा वर्ग है जो सपने भी देखते हैं और सपने को पूरा करने के लिए काम भी करते हैं। यंग अचीवर्स अवार्ड का आज शाम लक्ष्य यही है कि वैसी प्रतिभाओं का हम सम्मान करें जो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, बिहार पुलिस में आईजी और युवाओं को मार्ग दिखाने वाले विकास वैभव जी का स्वागत करता हूं और तमाम यंग लीडर्स का भी स्वागत करता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हैं इस हॉल में। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहयोगी शिप्रा को मैं आमंत्रित करता हूं, मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हम इस कार्यक्रम में अपने माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आप मंच पर आएं और न्यूज 18 बिहार के एडिटर ब्रजमोहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप भी मंच पर आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सम्राट जी कि आप समय निकाल के आए। बहुत व्यस्ततम समय चल रहा है, मुझे पता है। प्रगति यात्रा से आप आए हैं तो सबसे पहले सवाल यही हम लेना चाहेंगे कि पिछले 1 महीने से ये जो प्रगति यात्रा चल रही थी पूरे बिहार में, गांव-गांव आप लोग घूमे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और तमाम जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उनके साथ में। एक पहला मैं फीडबैक चाहता हूं कि युवाओं के बीच में क्या मैसेज जा रहा है इसका? जब मैं प्रगति यात्रा में पूरे बिहार में घूमा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, तो ये पहला अचीवमेंट हमको मिला कि हम मूलभूत चीजों से बाहर निकलकर अब हम कुछ बड़ा सोचना शुरू कर चुके हैं। और उसका कारण है कि हम नॉर्थ बिहार जब जाते थे, 21 जिले पड़ते हैं उस इलाके में, और वहां सिर्फ बाढ़ की चिंता होती थी कि नेपाल के तराई से पानी आएगा और पूरे बिहार को तबाही करके चला जाएगा। आज इसी साल 2024 में, पिछले साल 6,47,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए। हमारे कुछ पंचायतों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये बदलाव है। हम फ्लड फाइटिंग से हम सिंचाई की ओर बढ़े हैं। हम एक एक जिले में हॉस्पिटल बनाने की कल्पना कर रहे हैं। आप भागलपुर एरिया से आते हैं, मुंगेर एरिया से आते हैं और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, लोग सपने संजोए हुए हैं कि भाई उसका उद्धार कब होगा यहाँ? नहीं, एकदम तुरंत होने वाला है। इसके लिए भारत की सरकार ने घोषणा कर दिया और जब नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने स्वयं हमसे रिव्यू में कहा कि विक्रमशिला को कब शुरू करने की इच्छा है तुम लोगों की, और हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि तुरंत जमीन हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको। लगभग 120 एकड़ के लिए हम लोगों ने राशि भी उपलब्ध करा दिया है। सब अधिग्रहण का काम चल रहा है और इसी साल हर हालत में जिस तरह नालंदा को स्थापित किया गया उसी तरह विक्रमशिला को भी एक तरह से स्थापना का काम शुरुआत किया जाएगा। दो और ऐसे यूनिवर्सिटी, एक तो पटना यूनिवर्सिटी की बात करूंगा और दूसरा पटना साइंस कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी का अपना एक गौरव होता था, गौरवशाली इतिहास था। उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरा स्केल अप करने की जरूरत है, एक नए सिरे से एक फंडिंग की जरूरत है, आगे ले जाने की जरूरत है। अभी तुरंत यूजीसी और भारत सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए का ग्रांट तुरंत दिया है, अभी जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं। और बिहार सरकार भी वहां पर पूरे बिल्डिंग्स बनाने का काम, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम लगातार कर रही है। बिहार में नौकरी की बात है, बिहार में रोजगार की बात है। जो टारगेट आप लोगों ने पहले रखा था, जब लास्ट बार आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े कि 10 लाख नौकरी लोगों को देनी है, वो टारगेट लगभग अचीव हो गया। 2020 में एनडीए के लोगों ने 7 निश्चय पार्ट 2 में यह घोषणा किया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। हमें खुशी है कि आज लगभग 9.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि रोजगार जहां 10 लाख देने थे, बिहार की सरकार ने 30 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने तमाम तरह के सवाल लिए और काफी प्रखरता से उसका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके अपने सभी पार्टनर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं, क्योंकि ये वक्त हो चला है हमारे सभी पार्टनर्स का सम्मान करने का। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी रंजन कुमार ओझा जी, फाउंडर एंड सीईओ डाई आर्ट्स ग्रुप, प्लीज आप मंच पर आएं। और न्यूज 18 बिहार के सेल्स हेड आलोक कुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आप मंच पर आएं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सार्थक तिवारी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वास्तु विहार ग्रुप। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी गायत्री मनकानी जी, वर्किंग डायरेक्टर हरीलाल्स, प्लीज आप मंच पर आएं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंकिता मंध्यान जी, एजीएम हरीलाल्स। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अभिषेक भारती जी, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ocar.com। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूषण किशोर जी, को फाउंडर ocar.com। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आकाश सिन्हा, जो हमारे साथ एक्टर इस वक्त मौजूद हैं। आकाश सिन्हा जी, आप प्लीज मंच पर आएं। पटना से आते हैं ये और एक बड़ा मुकाम इन्होंने एक्टिंग के फील्ड में हासिल किया है। हम इन्हें आज इस मंच पर सम्मानित करने जा रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 बिहार के एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी से कि आप प्लीज हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को मोमेंटो प्रदान करें। हम अभी इस सेशन को आगे ले जाने वाले हैं। बिजनेस लीडर्स से मुलाकात और बातचीत करने के इस सेशन का नाम है संघर्ष से सफलता तक। इस सेशन में मैं बातचीत के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 बिहार के एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी को और बतौर पैनलिस्ट इस सेशन में शामिल होने के लिए अनुरोध करूंगी रंजन कुमार ओझा जी, फाउंडर एंड सीईओ डाई आर्ट्स ग्रुप के। प्लीज आप मंच पर आएं। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से बहुत कम उम्र में इस रियल एस्टेट के सेक्टर में अपने कदम बढ़ाए और सफलता हासिल की, तो कहीं और से, परिवार से या कहीं और से कोई सपोर्ट मिल रहा था या इंस्पिरेशन कहीं और से मिल रहा था? बेसिकली ना तो हमारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड है और ना ही कोई वैसे हमारे रिलेटिव में बिजनेस करने वाले हों जी। जब कुछ करने की चाह में जब हम आगे बढ़े तो रास्ता धीरे धीरे खुद ब खुद मुझे दिखते चला गया और आज जो भी हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष की वजह से ही हैं। आप बहुत कम समय में एक पटना शहर की बात करें
बहुत कम समय में अपनी एक जगह बना ली पटना में। इतना आसान नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से जिनका नाम बड़ा था। तो ये किस तरह से आपने हासिल किया? बेसिकली क्या है कि अभी के मार्केट की डिमांड को आपको अगर समझ पाते हैं कि अभी की मार्केट की डिमांड क्या है, तो आप किसी भी सेक्टर में, मैं ये रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अभी की चीज़ों को आप पकड़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे युवाओं को हम देख रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आपने भी जो डाई आर्च ग्रुप शुरू किया, तो मुझे लगता है कि लोगों को बताइए थोड़ा सा कि नाम कहाँ से आपके जहन में आया? बेसिकली डायार्च बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम डायार्च करके बनाएं। बेसिकली जब हम कंपनी रन करने के लिए स्टार्टिंग में गए तो एक पार्टनरशिप कंपनी हमने रजिस्टर्ड करवाया। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि नेम का इशू नहीं होता है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। जब चीज़ें धीरे धीरे और समझ में आया तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में गए तो मालूम चला कि आर्च ग्रुप करके तो ये कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कलगड़ा की कंपनी है जो कि रियल एस्टेट में काम कर रही है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये, और क्योंकि क्या था कि इतने टाइम से जब 1 साल 2 साल किसी नाम के साथ आप काम कर लेते हैं तो क्या होता है कि एक इमोशन आपका वहाँ पे बिल्ड हो जाता है। तो वो इमोशन भी था कि भाई कैसे ये करना है, अब रखना तो इसी को है। फिर मैंने बहुत जोर घटा कर करके एक डायार्च हमने वर्ड निकाला और उसी को मैंने आज यहाँ तक पहुँचाया। डाई आर्च जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किए, बहुत सारे लोग होंगे इस हॉल के अंदर मौजूद होंगे, जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ मौजूदगी है आपकी पटना में? बेसिकली हमारी कंपनी अभी रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो उसमें नौबतपुर और बेटा में हमारे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें एक अभी आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, वैदिक विलेज करके हमारा प्रोजेक्ट है। लोग कहते हैं कि पटना में एफोर्डेबल जो हाउसिंग होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। दिल्ली या मुंबई और गुड़गांव या ग्रेटर नोएडा जैसा जो एक्सप्रेस हाईवे होगा, वो चीज़ें आएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा हम लोग डिले हुए हैं, लेट हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। और बहुत ही अच्छा पटना बनने वाला है। आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि कितना अच्छा पटना बन रहा है। उसमें सारे लोगों का योगदान है, हमारा भी रहेगा, बिल्कुल बराबर का रहेगा। आपका एक जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, जो ग्रुप है वो डाइवर्सिफाई अन्य फील्ड में भी हो रहा है। जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें भी, क्योंकि इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है ये जो सेक्टर है, तो उसको लेकर क्या प्लान्स है आपके? देखिए बेसिकली हमारा स्टार्टिंग से ही ये माइंडसेट था कि स्टार्टिंग में भी मैंने जब नाम लिखा था ना तो वहाँ आर्च ग्रुप लिखा था। कुछ लोग आए थे, स्टार्टिंग में एक काम चल रहा था, कुछ लोग पूछे भी फ्रेंड लोग कि आर्च ग्रुप का मतलब पता है, आप ग्रुप लगाते हैं? हम बोले कि हाँ पता तो है, और आने वाले टाइम में आप जो पूछ रहे हैं वो चीज़ें भी आपको दिखेंगे। तो एक माइंडसेट था कि नहीं, मुझे डिफरेंट सेक्टर में वर्क करना है। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ डायार्च के नाम से, जो कि स्पाइसेस में हम लोग डील कर रहे हैं, और ख़ास करके बिहार का जो मखाना वगैरह है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर समझ में आया उसमें कुछ चीज़ें थी टेक्निकलिटी की, मार्जिन वगैरह बहुत थिन हो रहा था। इतना अगर बल्क क्वांटिटी में माल भेज रहे हैं वहाँ से तो उस तरह से रिटर्न नहीं आता है, तो ये बिज़नेस अच्छा नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने जब उसका रिवर्स कैलकुलेशन किया तो मालूम चला कि नहीं, पहले तो आपको यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाने होंगे ना, देन फिर आप जाएंगे दूसरे कंट्री में तो आपको वो रेपुटेशन मिलेंगे ना। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। अगले सेशन में जो हम बातचीत करने वाले हैं उसमें हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि एस नारायण जुड़ेंगे। बतौर पैनलिस्ट इस सेशन में शामिल होने के लिए मैं अनुरोध करूंगी तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर की छवि बनाने वाले आईपीएस ऑफिसर मिस्टर विकास वैभव जी से, जो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने और पूरी निष्ठा से अपने फर्ज को निभाने के लिए जाने जाते हैं। विकास वैभव जी के परिचय की जरूरत नहीं है। एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर जैसे सिप्रा ने बताया, लेकिन उसके साथ साथ जो आज काम कर रहे हैं बिहार में युवाओं के लिए, वो लोगों को प्रेरित कर रहा है। विकास जी, खास करके जो आप इंस्पायर्ड बिहार चला रहे हैं, जिसने आपकी शुरुआत की, सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि बिहार के युवाओं को इंस्पायर करने की जरूरत है इन दिनों? देखिए, बिहार को जब हम उसको उस रूप में देखेंगे पहले हम क्या थे और आज कंपेयर करें कि हम क्या हैं, तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। जिस समय ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, उस समय हम कुछ नया कर रहे थे, विश्व को एक दिशा दे रहे थे। अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण यहीं से हुआ। विश्वविद्यालय यहाँ तब स्थापित हुए जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी। तो यदि तब ऐसा कर सकते थे, कुछ तो बात होगी जो अलग बनाती थी। और यदि ऐसा था, उस समय अग्रणी थे, तो आज पीछे क्यों हैं? क्यों एक छोटे से रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है? क्यों उस समय जब
विश्व भर से लोग पढ़ने आना चाहते थे, क्या आज वैसा कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार में है जो उसी रूप में लोगों को आकर्षित करता हो? यदि हम सोचते हैं तो हम पाते हैं एक बड़ा गैप है, और गैप फिल हो सकता है। क्षमता तो वही होनी चाहिए जो तब थी, तो अचानक अदृश्य तो नहीं हो जाएगी। तो ये जो चैलेंज है, इसको कैसे हम लोग दूर करें? सपना है 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, लेकिन यदि बिहार विकसित नहीं हुआ, 2047 तक हम यदि एक ऐसे बिहार की कल्पना नहीं कर पाते जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, और इसके लिए अभी से हम मेहनत नहीं करते, तो भारत कैसे विकसित होगा? तो विकसित भारत का जो सपना है, उसमें सबसे बड़ी कड़ी या सबसे बड़ा चैलेंज एक विकसित बिहार का निर्माण है, जिसमें लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और यूथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट 14 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें 9 करोड़ की एज आज 30 साल से कम है। तो अब इस रूप में यदि हम सोचें हैं कि 2047 तक यदि सबको बिहार में रोजगार देना है, तो जो डायमेंशंस है वो लगभग 9 करोड़ के आगे जाती हैं, जिसको अगले 2 डिकेड्स में बिहार में कैसे हम गेनफुली एम्प्लॉय कर सकेंगे, तभी तो हम उस रूप में पलायन को रोक सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो केवल गवर्नमेंट जॉब से या गवर्नमेंट के इंटरफेस से सॉल्व नहीं होगी। इसमें समाज को बड़े रूप में जुड़ना होगा। एक एंटरप्रेन्योरशिप का रेवोल्यूशन, एक सीडिंग उस प्रकार की करनी होगी कि स्टार्टअप्स जब लगें तो सफल हों, और एक स्टार्टअप सफल देखते हुए बहुत सारे और लोग प्रेरित हों। मशरूमिंग ऑफ स्टार्टअप्स बिहार में शुरू हो। 5 मार्च आप एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू कर रहे हैं, इससे बिहार बदल सकता है। इसमें क्या चुनौतियां आ रही हैं, और कुछ लोग जो यहाँ पे हैं वो चाहते हैं कि ऐसे कुछ और करें, तो उनके सामने चुनौतियों को जानना बड़ा ज़रूरी है, और कैसे कर सकते हैं? बड़ी संख्या में महिलाओं को हम लोगों ने इसमें जोड़ा है, क्योंकि बिहार तभी बदलेगा, गार्गी की भूमि है, तो महिलाओं का बड़ा योगदान इसमें बड़ा आवश्यक है। तो जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि नहीं हो सकती, उनको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उस बिहार से प्रेरित होकर जिसने तब किया जब उसको लोग असंभव मानते थे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जहाँ जहाँ एसपी रहा, रोहतास में रहा, बगहा में रहा, ऐसे जगहों पर रहा जहाँ अपराध को लोग मानते थे मिट नहीं सकता, लेकिन उस सोच को जब हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया विरासत के संदेश से, वहीं के इतिहास को लेकर लोगों के बीच हम गए, उनसे संवाद स्थापित किया, तो बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आए, ऐसे परिणाम आए जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी, और ये तभी संभव हुआ, लोगों की दृष्टि बदली। और उसी प्रकार के दृष्टि का परिवर्तन बिहार के युवाओं में करने का हम लोग प्रयास करें, जिसका आधार भी अपना ही इतिहास है। और आज ऐसे यंग अचीवर्स ही बिहार को दिशा देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या युवाओं की है, जिन पर जो आज क्या करते हैं उस पर निर्भर करेगा 2047 का बिहार कैसा होगा। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसका नाम है इरादों की सीढ़ी, कामयाबी है बड़ी। और इसके लिए मैं बतौर पैनलिस्ट इस सेशन में अनुरोध करूंगी वास्तु विहार ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सार्थक तिवारी जी से कि प्लीज आप मंच पर आएं। थैंक यू सो मच सार्थक जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में बताएं, जिस तरीके से रियल स्टेट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वास्तु विहार, कहाँ है और किस तरीके से आपने ये कामयाबी हासिल की है? हम लोग अफोर्डेबल सेगमेंट में फोकस करते हैं। हम लोग सभी लोग के लिए घर बनाते हैं। वी डोंट ट्राई टू मेक एक्सपेंसिव हाउसेस, वी ट्राई टू मेक अफोर्डेबल येट लग्जरी हाउसेस। हम जो बनाते हैं ग्राहक को चाहिए। नाउ वी आर प्रेजेंट इन 50 cities अक्रॉस इंडिया, एंड अब हम नेपाल में भी लॉन्च कर चुके हैं। वहाँ पे 3 शहर में वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड। सो आई थिंक हमारा शुरुआत से फोकस रहा है ऑन टेक्नोलॉजी, हाउ टू डिलीवर हाई क्वालिटी होम्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। एंड जब मैं CEO बना, आई डिड नॉट चेंज दैट विजन एट ऑल। जब भी सेकेंड जनरेशन आता है, उनको विजन चेंज करके कुछ नया करना है। नो, मेरे को आम आदमी के लिए काम करना है। और जिस तरीके से हर किसी का अपना घर हो, ये एक बहुत बड़ा सपना होता है, और उस सपने को साकार करने में आप मदद करते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान आपका भी है। आप किस तरीके से ये पूरा चेन काम करता है, कैसे आप लोगों तक पहुंचते हैं, लोग आप तक कैसे पहुंचते हैं, अगर इसके बारे में कुछ बता पाएं? राइट, सो वी हैव अबाउट 1000 एम्प्लॉयज़। सारे हमारे 1000 लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत तनाव झेलते हैं। मेरा आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। राइट, वी हैव अ इनक्रेडिबल एग्जीक्यूशन टीम जो बोधगया में बैठता है। आवर हेडक्वार्टर्स इज 200 पीपल। I think we are the most sophisticated operation in Bihar, Jharkhand, East India overall right now. Our team is highly trained and customers को हम ढूंढते नहीं है, customers हमारे पास आते हैं, हमारे लोग मेहनत करते हैं। जी। कुछ अगर आप अपने बारे में बता पाएं, लाइक अब तक का जो पूरा सफर रहा, किस तरीके से रहा, क्या उतार चढ़ाव रहे, क्योंकि बहुत यंग है अभी आप और बहुत आगे जाना है, विजन क्या है आपका? Have fun, work hard, enjoy the hard work. मैं 9 से 9 काम करता हूँ हर दिन, अपने लोगों को भी 9 से 9 करवाता हूँ।
बहुत गाली देते होंगे मेरे लोग मेरे को, बट जस्ट वर्क हार्ड. इफ यू वर्क हार्ड एवरीथिंग विल हैपन. शुरुआत में कुछ सक्सेस नहीं दिखेगा. मैं जब रियल एस्टेट में घुसा था मुझे एक कट्ठा का मतलब नहीं पता था, बट देन यू लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली. नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पा रहे हैं. ये पूरी विरासत को कैसे आप और आगे ले जाएंगे और क्या कुछ नया कर पाएंगे, अगर उसके बारे में कुछ साझा कर सके हमारे साथ. राइट. सो राइट नाउ हम लोग एक बॉम्ब फोड़ने वाले हैं. वी आर डूइंग अ बॉम्ब ब्लास्ट होपफुली इन गांधी मैदान. भगवान करे हमें परमिशन मिले. वी हैव बिल्ट अ बिल्डिंग जिसमें एक भी ईटा नहीं लगता. इट्स ऑल कंप्लीटली कंक्रीट कास्टेड, नथिंग एल्स. Right, so we've designed this building. It took us 8 years to develop it. 8 साल लगे इसको बनाने में. It's finally finished. I want to build it in Patna. I'm going to invite you all. I'm going to put TNT in there, right? A lot of TNT in there. Sub licensed है, sub approvals laid out. Don't worry, right? And we're gonna blow that building up. मैं उसके अंदर कुछ किलो टन बॉम्ब फोड़ूंगा और आपके सामने फोड़ूंगा और आप देखोगे उस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ. ये तो बहुत अच्छी बात है और हम तो उम्मीद यही करेंगे कि आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सके. और ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज़ 18 के बिहार झारखंड की तरफ से आपको. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पैनल में बातचीत करने के लिए. थैंक यू. बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसमें बतौर पैनलिस्ट इस सेशन में शामिल होने के लिए मैं अनुरोध करूंगी जमुई बिहार की उस सशक्त बेटी से जिनकी अचूक प्रतिभा का लोहा देश से लेकर दुनिया ने माना है. कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल पर सटीक निशाना साधने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली और स्पोर्ट्स के मैदान में सियासी गलियारों में भी शानदार पारी खेलने वाली श्रेयसी जी हमारे बीच मौजूद हैं. एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए. सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल यही होगा कि आप इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हैं और निशानेबाजी में बड़ी पक्की हैं. बहुत अच्छे से आप निशाने लगा लेती हैं. निशानेबाजी थोड़ी आसान है या राजनीति आसान है? मुश्किल कौन सा लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि निशानेबाजी और राजनीति में मैं किसी को भी चुन सकती हूँ या ये बता सकती हूँ कि एक दूसरे से ज़्यादा टफ है. दोनों में ही उतनी मेहनत लगती है, दोनों में ही हर दिन जीतते और हारते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ यदि आप ईमानदारी से करिए तो निश्चित रूप से विजय आपकी होगी. बिहार में जिस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं और स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी कुछ किया जा रहा है, बढ़ावा भी दिया जा रहा है. बात हम अगर राजगीर की भी करें तो एक बड़ा खेल यूनिवर्सिटी भी मिला. तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं और क्या लैकिंग आपको और लगता है कि और होना चाहिए? आई थिंक स्लोली बट ग्रेजुअली बिहार इज़ ग्रोइंग एंड इनफैक्ट नाउ इवन मोर रैपिडली. तो वो स्लोली का वर्ड हटाकर हम रैपिडली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास खेल यूनिवर्सिटी, खेल एकेडमी मिला राजगीर में. हम लोगों ने पहला बिहार के लिए पहला एशियन कंपटीशन भी होस्ट किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थे. वहाँ पे भारत की महिला दल जीती भी और साथ ही साथ अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो रहे हैं. जैसे खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके तहत भी पैसा आ रहा है. बिहार सरकार अपने आप और अपने खेल प्राधिकरण द्वारा बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है. एंड अगर हाल में हम उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स की बात करें तो मुझे लगता है कुल 10 मेडल्स के साथ 25 साल बाद पहली बार बिहार की लॉन बॉल महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीत कर दिखाया है. तो डेफिनेटली इवन इन स्पोर्ट्स इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या योजनाओं की बात करें या हम खिलाड़ी के प्रदर्शन की बात करें, हम तीनों ही स्फीयर्स में ग्रो कर रहे हैं. हमारी मेडल टैली बढ़ी है. पहली बार अगर 2024 ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स में पहली बार बिहार का एक खिलाड़ी रिप्रेजेंट करने गया. सो दैट्स अ बिग विन फॉर बिहार. मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिल रहा है. जो खेल प्रोत्साहन राशि है उसको बढ़ावा मिल रहा है. तो निश्चित रूप से अगर खेल जगत की बात करें तो बिहार बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है. मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आप जमुई में काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं और हमने विधायक दीदी भी सब आपको कहते भी हैं. तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पे लेकर आ रही हैं और क्या कुछ नया करने जा रही हैं इस बार, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएँ? आई थिंक सबसे बड़ी जीत हम लोगों की रही कि जमुई में एक मेडिकल कॉलेज बनना था जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हो सके. और वो पूरा प्रोजेक्ट अब हमारे सामने रूपरेखा, मतलब उसका बिल्डिंग तैयार हो गया है और काम बहुत तेज़ी गति से आगे चल रहा है. तो मुझे लगता है कि जमुई के लिए बहुत बड़ी जीत है कि हमारे पास अब अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा जहाँ पे
स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलेंगी, पढ़ाई भी हो सकेगी। तो दैट्स अ बिग विन फॉर जमुई। साथ ही साथ द सेकंड प्रोजेक्ट इज़, बिहार में आज तक कोई शूटिंग रेंज नहीं था शॉटगन का, खास तौर से क्योंकि कल्याण बीघा में राइफल पिस्टल था बट शॉटगन का नहीं था। 7 फरवरी को अपनी प्रगति यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमुई में इस शॉटगन शूटिंग रेंज को खोलने का भी आश्वासन दिया है, वादा किया है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही हम लोग स्पोर्ट्स में भी, खासतौर से शूटिंग में, जमुई के बच्चे आगे निकल कर आएंगे। सो आई थिंक दैट्स अ बिग विन फॉर जमुई। नॉट जस्ट दैट, आई मीन हम पहली बार आए थे तो सबसे पहला इशू हम लोगों का था, वहाँ पे पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी, तो केकेएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू की। एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स लाइक दिस, स्मॉल बट थिंग्स दैट मेक अ चेंज। शुक्रिया Thank you. शेरसी के जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वक्त हमारा है, हमारे अगले सेशन का नाम है। इसके लिए मैं मंच पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि एस नारायण को कि आप प्लीज मंच पर आएं, और बतौर पैनलिस्ट इस सेशन में शामिल होने के लिए अनुरोध करूंगी हरीलाल की तरफ से वर्किंग डायरेक्टर गायत्री मनकानी जी और एजीएम अंकिता मध्यन जी से कि प्लीज आप दोनों मंच पर आएं। कहते हैं जब किसी काम से युवा जुड़ जाता है और युवा नई ऊर्जा के साथ जुड़ता है तो वो एक नई मुकाम हासिल करता है। ना सिर्फ मुकाम हासिल करता है बल्कि जिस क्षेत्र से जुड़ता है आप देखेंगे कि उसको एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है, और साथ साथ जो अन्य युवा है उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। और ऐसे ही जो सफल जो दो व्यवसायी हैं वो हमारे साथ हैं। कहते हैं सबसे पहला सवाल तो ये है कि हरीलाल को आज हरीलाल कैसे बनाया, जहाँ पे हरीलाल का नाम लेते ही लोगों के मुंह में जो है वो एक ढंग से कहें तो भाई रसगुल्ला का देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये हरीलाल इतना ब्रांड आखिर बना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो हमारा जो फर्स्ट आउटलेट था वो 1996 में खुला था बोरिंग रोड में, हरीलाल सिंह बोरिंग रोड। तो उसमें हमारा जो विजन था उस समय ताकि हमें बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस देना है, हमें बेस्ट क्वालिटी मिठाई देनी है, हमारा विजन वही था। और आज हमारे पास 10 आउटलेट हैं बिहार में और हम झारखंड में भी बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। देखिए पटना के साथ साथ बहुत कई ब्रांड्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं। जी हरीलाल आखिर इतना सफल हुआ कैसे? इसके पीछे क्या सफलता, मतलब क्या आपका मिशन रहा है, क्या रहा है जो लगा कि नहीं इसमें ये चीज़ें क्वालिटी अगर रहेंगी तो सबसे हम अलग हो सकते हैं? अगर आपसे अगर पूछें तो क्या कहेंगे अंकिता जी? सर इस पे बहुत मेहनत है सर, बहुत मेहनत। हमने एक एक प्रोडक्ट को दिल से बनाया है, हमारे स्टाफ, हमारी टीम, हमने साथ मिल के एक एक प्रोडक्ट को क्यूरेट किया है। उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक की है, उसके बाद हमने उसे आगे हमारे कस्टमर को टेस्ट कराया, हमारे गेस्ट को टेस्ट कराया है, उन्हें पसंद आया, फिर हमने उसे आगे मार्केट करके हमारे आउटलेट्स पे वो किया है। तो सर इसमें मेहनत है। आपसे एक सवाल और है कि अगले आने वाले 5 से 10 सालों में हरीलाल को कहाँ देखती हैं? सर एक ही लाइन बोलना चाहूँगी इसमें, वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन इन आवर सेगमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन ऑल ओवर कंट्री। अपने सेगमेंट में यही देखना चाहूँगी मैं हरीलाल को। हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बिहार झारखंड में हम अभी आने जा ही रहे हैं। बिहार में सिवान में हम आ चुके हैं, छपरा में हम आ चुके हैं, और भी झारखंड में हम आ रहे हैं। आगे हम पैन इंडिया कवर करेंगे होपफुली एंड विल रीच थ्रू आउट द कंट्री। एक चीज़ तो है कि जब आपको एक सफल उद्योग आपके हाथ में मिलता है जैसे आप पिता के साथ काम करते हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, उनको काम करते हुए देख करके कौन कौन से लेसन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपको मिलता है? तो मैंने जो सीखा है जब से मैं बिज़नेस में जब से मैंने ज्वाइन किया है बिज़नेस, मैंने जो सीखा है वो है लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। वो हर किसी में नहीं होती हैं। वो मुझे भी अपने पापा और मेरे अंकल जो मेरे ही इज़ नॉट लेस देन माई फादर टू मी, जो मुझे उनसे देख के ही लर्न हुआ। और मैंने ये भी एक और चीज़ लर्न की है कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़रूरी है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बहुत ज़रूरी है। एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ही नतीजा शायद ये है कि
कोई भी फेस्टिवल हो तो वहाँ पे हरीलाल का नाम ज़रूर सामने आता है। आज वही हो रहा है। आज वही हो रहा है। ऐसा लगता है कि अंकिता जी की आने वाले दिनों में आपके कुछ जो प्रोजेक्ट्स हों या जो मिशन हों वो बताना चाहेंगे कि क्या आने वाले दिनों के लिए प्रोजेक्ट्स हैं? हम आउटडोर केटरिंग्स में एंटर कर चुके हैं। हमारा इवेंट्स का स्टार्टअप भी आ रहा है जिसमें हम विल बी नेम्ड एज सुगंध इवेंट्स बाय हरीलाल्स, सो हम उस पे भी आ रहे हैं। एंड बेकरी पे भी हम वर्क कर रहे हैं। विल सून बी कमिंग अप विद अ गुड कंसेप्ट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जो प्लानिंग है, जो एनर्जी है और जिस ढंग से आप लोग सोच रहे हैं वो आने वाले दिनों में एक नया मुकाम आप लोगों का हासिल हो, और ऐसे ही अच्छी मिठाइयाँ जो हैं लोगों को मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कुछ बेहतर कर दिखाने के संकल्प के साथ नए बिहार को आकार दे रहे बिहार के ऐसे कुछ बिजनेस लीडर से अब आपकी हम मुलाकात कराते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके लिए हम बतौर पैनलिस्ट इस सेशन में शामिल होने के लिए अनुरोध करूंगी मैं ओकार्ट के को फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक भारती और को फाउंडर मिस्टर भूषण किशोर जी से कि प्लीज आप दोनों मंच पर आए। तो हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे अभिषेक जी की ओकार्ट के बारे में आप हमारे लोगों को बताएं कि आखिर ओकार्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो ओकार्ट है एक हमारा ऑर्गेनिक एग्रीगेटर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक गुड्स को ऑनबोर्ड करते हैं, नेचुरल गुड्स को ऑनबोर्ड करते हैं। क्वालिटी एंड हेल्थ के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो एजुकेशन से ज़्यादा हमें पता पड़ा कि हंगर में ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी भारत में, और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार में कृषि सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70% एग्रीकल्चर है हमारे इंडिया में भी फिलहाल, और बिहार में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। बिहार में इनोवेशंस भी बहुत सारे हैं एग्रीकल्चर में। जैसे अभी एक वीक पहले हमारे बिहार में एक शुगर फ्री आलू का इन्वेंशन हुआ है, मतलब जिसका जीआई इंडेक्स ऑलमोस्ट कम है। प्लस म्यूटेशन के थ्रू बहुत सारे टमाटर के बीज भी लगाए गए हैं जो डिजीज़ फ्री प्लांट बनाते हैं, और अगर प्लांट डिजीज़ फ्री रहेंगे तो उनके पास पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सारे इनोवेशन जो एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो एग्रोटेक है उनको हम लोग चाह रहे हैं कि ऑनबोर्ड करके आगे प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, और ब्रिक एंड मोटर्स की मदद से हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएसए और यूरोप हमारा मेन टारगेट है, जो कि बिहार का एक पहचान हम लोग वहाँ पे पहुँचाए। भूषण जी, अगर हम बात करें जैसे आप लोग ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं और अब अभी के टाइम पे तो ये बहुत ज़रूरी है और हर लोग चाहते हैं कि उनके पास ये पहुँचे, लेकिन बहुत धोखाधड़ी की भी बातें सामने आती रही हैं, उससे ओकार्ट कैसे डील करता है? एक्चुअली क्या है कि आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिख के सेल कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन हम लोगों के पास जो भी कंपनियां ऑनबोर्ड होती हैं तो हम लोग उसके सर्टिफिकेशन की जांच करवाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है एपेडा और बिहार गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है बसोका जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देती है, तो हम लोग उनमें उनका सर्टिफिकेशन मतलब उनके सर्टिफिकेट को वहाँ से जांच करवा के तब अगर वो सही होता है तब ऑन बोर्ड करते हैं। आगे और क्या फॉरवर्ड प्लान्स हैं आप लोगों के, किस तरीके से और आगे बढ़ावा देना है? ये अप स्केल तो हम लोग करेंगे, स्केलिंग तो बिजनेस का एक पिलर ही है। तो अप स्केल करने का मैटर है कि जब तक हम लोग बिहार को एक वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्निशन दिला दे, एक बार बिहार के जीआई प्रोडक्ट्स मखाना कतरनी वगैरह वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म पे आ गए, बिकॉज कतरनी कुछ खास प्रोडक्ट्स भी हैं जिस पे आप फोकस कर रहे हैं बिहार के, लाइक मखाना के अलावा? उसी को बोलते हैं जीआई प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स प्रोडक्ट्स बिहार में अभी नया कीवर्ड है। और पूरे बिहार में 4 प्रोडक्ट्स का पेटेंट है अभी हमारे पास। बीएयू सबौर में एक यूनिवर्सिटी है उनके पास, जिनका मखाना भी है, मकई पान भी है, कतरनी चावल भी है, जर्दालू आम भी है। अभी जर्दालू आम हमारे भागलपुर से दुबई एंड अमेरिका एक्सपोर्ट हुआ है, और पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट हाउस में ये आम जाता है भागलपुर से। तो ये सारे चीज़ अचीवमेंट है हमारे पास, लेकिन ये अभी किसी को अवेयरनेस नहीं है कि क्या चल रहा है बिहार में। भूषण जी, अगर हम बात करें किसानों की, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो अपने जो उत्पाद बनाते हैं उन्हें चाहिए होता है कि उनका जो मूल है जो उन्होंने खर्च किया वो उन्हें मिल जाए। ओकार्ट किसानों को किस तरीके से हेल्प कर पाता है? देखिए एक्चुअली क्या है कि हम किसानों को किसानों के फसल से ही उनके ब्रांड के थ्रू मतलब उनके ब्रांड को लेके डेवलप करके अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। मतलब जो अभी रिसेंट डेज में चल रहे हैं, मतलब कहीं कहीं देखते होंगे तो किसान जो है वो बिचौलियों को अपना अनाज बेचते हैं, वो बिचौलिए जाके मार्केट में उस अलग रेट पे किसान को वो रेट नहीं मिल पाता है जो उनका मतलब जेन्युइन ये होता है, वो रेट उनको नहीं मिल पाता। लेकिन हम लोगों ने
क्या किया कि किसान के फसल को उसी का ब्रांड बना के अपने प्लेटफॉर्म पे ले आया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हम अब आगे बढ़ते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड यंग अचीवर्स इस सेशन में बातचीत के लिए। अब आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जबरदस्त अभिनेता से आपकी मुलाकात कराऊंगी जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना खास मुकाम बनाया है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बिहार की शान मिस्टर आकाश सिन्हा का। सबसे पहले तो आकाश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको। मुझे बताइए कि ये बिहार से जो आपका सफर शुरू हुआ बॉलीवुड तक का कैसा था और कितने उतार चढ़ाव आपने देखे? बहुत खूबसूरत था। यहीं कालिदास रंगाले से शुरू हुआ। जब मैं यहाँ पे 11th और 12th में पढ़ता था तो यहीं पे नाटक करता था। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय गया, दयाल सिंह कॉलेज, वहाँ पे भी काफ़ी थिएटर किए। फिर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गया, टचवुड फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया और गैंग्स ऑफ वसीपुर मैंने FTI सेकेंड ईयर में ही मैंने गैंग्स ऑफ वसीपुर कर ली थी। अच्छा। तो उतार चढ़ाव तो ऐसे चलता रहता है, बट ठीक है, सफर अच्छा। मतलब वो ठीक है, वो मैनेज हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है एक अच्छा अभिनेता और एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना। अगर कुछ तो ऐसा कुछ आपको मोटिवेट करता होगा जब आपको लगता होगा कि नहीं लगे रहना है बस। क्योंकि देखिए मैंने ये पटना में डिसाइड कर लिया था कि अगर करूंगा तो यही, अदरवाइज कुछ नहीं। अच्छा। मैंने घर में झूठ बोला था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं UPSC की तैयारी भी करूंगा। ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। मुझे थिएटर ही करना था, उसके बाद मुझे फिल्म्स में जाना था। बॉलीवुड की अगर बात करें तो फिल्म है और फिर वेब सीरीज भी है और वेब सीरीज में बहुत लोगों को मौका मिल रहा है। बहुत बिहार के ऐसे कलाकार को मैं देख भी पा रही हूँ जो वहां जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वेब सीरीज के आने की वजह से ज्यादा लोग इसमें और आ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वेब सीरीज का स्कोप ज्यादा है और यंग टैलेंट्स को काफी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, बट क्वालिटी ऑफ वर्क मिसिंग है, जो कि एक शुरू हुआ था क्वालिटी ऑफ वर्क। कुछ वेब सीरीज हैं जो बहुत अच्छी बनी, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली आई हैं। बिहार के भी बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं। बिल्कुल। बात अगर मनोज जी की कर लीजिए, फिर आप पंकज त्रिपाठी की बात कर लीजिए, उन लोग के साथ काम करने का मौका मिला, कैसा एक्सपीरियंस उन लोग के साथ आपका रहा? बहुत अच्छा रहा। मतलब वासीपुर तो मेरा एक तरह से डिप्लोमा फिल्म था, क्योंकि गैंग्स ऑफ वसीपुर में सब लोग नए लोग थे। सबकी पहली फिल्म ऑलमोस्ट, जो काफी लोग जो कैमरा के लोग थे, एडिटिंग के लोग थे, साउंड के एक्टर्स थे, काफी लोगों की वो पहली फिल्म थी। तो हम लोगों को तो एक फैमिली की तरह वहां पे ट्रीट किया गया और मनोज सर के साथ भी बहुत अच्छा रहा, पंकज भाई के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जिस तरीके से कहा जाता है कि स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ता है बॉलीवुड में, अगर खास तौर पर देखें तो एक ब्रेक के लिए बहुत सारे लोग सपने लेकर जाते हैं, माया नगरी मुंबई पूरा नहीं हो पाता है। तो इस स्ट्रगल को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लोगों को बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे देश में ना एक कल्चर है कि बस कहाँ गया हीरो बनने गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए, और अगर आप अपनी तैयारी के साथ आते हैं बॉम्बे तो फिर आपको कोई चीज़ हिला नहीं पाएगा, है ना। चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, FTI हो, भारतेंदु नाट्य अकेडमी हो, काफ़ी सारे संस्थान हैं, या फिर खुद से खुद की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्राफ्ट पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉन्ग रन के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकाश, और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और क्योंकि अब हम न्यूज 18 बिहार झारखंड यंग अचीवर्स के इस प्रोग्राम के आखिर में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में हम अब सम्मान करने के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे विकास वैभव जी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप मंच पर आइए, और न्यूज 18 बिहार के एडिटर ब्रजमोहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सर आप मंच पर आएं। डायआर्च ग्रुप से अभिनंदन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आएं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हरिलाल से, हरिलाल फैमिली प्लीज आप मंच पर आएं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ocar.com अभिषेक जी और पुष्ण जी से, प्लीज आप दोनों मंच पर आएं। और अब मैं ब्रजमोहन जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे बीच मौजूद विकास वैभव जी को आप सम्मानित करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सभी के सहयोग से आज का ये आयोजन सफल हो सका है। थैंक यू सो मच।